हाय बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आप मुझे देख और सुन पा रहे होंगे। तो हमने बेटा लास्ट क्लास में अपना एटम्स वाला चैप्टर फिनिश कर दिया था और अब बारी है मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई की। तो 2 लेक्चर न्यूक्लियाई में लगेंगे। आज लेक्चर 1 है, कल लेक्चर 2 आएगा। और अगर फिजन और फ्यूजन के लिए एक और लेक्चर लेना पड़ा तो कर लेंगे उसको, है ना। तो आइए बेटा, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें एक रेडियो एक्टिविटी नाम का टॉपिक था। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो नीट के सिलेबस में नहीं है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी नहीं होने का एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो जो हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ वगैरह जो क्वेश्चंस आते थे ना, वो नहीं आएंगे। लेकिन अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, यहाँ से क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि आ सकता है और 2024 में आया भी था अल्फा डीके का एक क्वेश्चन। तो वहां तक आपको करना है। तो एक बार मैं सारे टॉपिक्स जो है लिस्ट डाउन कर देता हूँ बेटा, क्या क्या हमें आज पढ़ना है और इसमें से क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूक्लियाई मतलब सारा फोकस अपना न्यूक्लियस के अंदर होगा। लास्ट चैप्टर जो था उसमें एटम्स की बात कर रहे थे, है ना। तो एटम्स में हम ये बोल रहे थे कि भाई बीच में अपने पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो बोर मॉडल वगैरह हमने पढ़ लिया था। अभी बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोकस नहीं है हमारा कि इसका रेडियस कितना है, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी एनर्जी कितना है, ये कहाँ से ट्रांजिशन मार रहा है, ये सब हो चुका। अब सारा फोकस इसके अंदर है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसका रेडियस कितना होता है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है ना। कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है बेसिकली। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, है ना। क्या फोर्सेस लगते हैं यहाँ पे, जो न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा। देन विल से बेटा मास डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। विल सी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी और फिर आ जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो जिसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा हो, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका भी ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सारे टॉपिक्स करने के बाद फिर आपका अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके आ जाएगा, है ना। अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, गामा, ये सब डीके पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में एक और टॉपिक रहेगा अपना न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्या, सारा ही सिलेबस है ये। बट ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। 2024 में भी आया, 23 में भी आया, 22 में भी आया, हर साल आता है। तो छोटा सा चैप्टर है, आप जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स में एफर्ट कम है आपका, लेकिन क्वेश्चन पक्का है कि आते हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं सबसे पहले कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस के साथ, है ना। तो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई क्या है भाई? न्यूक्लियस हम किसको बोल रहे हैं? तो आप जानते हो कि जो भी चीज यहाँ पे आप लिखते थे ना एटम्स में, ये जो होता था न्यूक्लियस होता था। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं बेटा? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो इसके अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको क्या नाम दिया गया है? इनको नाम दिया गया है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स से मिलके क्या बना अपना न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियाई बना हुआ है ना। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियॉन्स, छोटे छोटे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिख रहे हैं न्यूक्लियॉन्स हो गए। अब मान लीजिए जो प्रोटॉन का नंबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा हर न्यूक्लियस में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं बेटा Z, है ना। Z से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर भी हो गया ये, आप जानते हैं सब, है ना। लेकिन मान लीजिए जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाई X कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे Z लिखा हुआ है ना, Z लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है। तो ये तो चलो Z क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता रहा है। A क्या बता रहा है भाई? A बता रहा है टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है ना। तो A बता रहा है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के कितना है, राइट। अब सोचो यार, ये सिर्फ प्रोटॉन बता रहा है और ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की गिनती बता रहा है। तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, ए बता रहा है टोटल कि टोटल कितना है और जेड बता रहा है प्रोटॉन कितना है। टोटल मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सब मिला के, और ये सिर्फ प्रोटॉन। तो अगर टोटल जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दूं तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन ही तो बचेगा भाई। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब हैं, है ना। उसमें से आपने प्रोटॉन को हटा दिया तो बेसिकली
ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से जैसे आप प्रोटॉन को घटाते हो, जेड को घटाते हो, आपको क्या मिलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। सिंपल आइडिया है ना। तो a माइनस जेड से हम लोग क्या निकाल लेंगे? कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और z से क्या पता चलता है बेटा? कितने प्रोटॉन्स हैं। इसको हम लोग मास नंबर कहते हैं और इसको हम लोग एटॉमिक नंबर कह लेते हैं। ठीक है, चलो ये बेसिक आइडिया हो गया है ना। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक, अब देखो बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जैसे आप पहले क्या निकालते थे पिछले चैप्टर में, एटम्स वाले चैप्टर में आप क्या निकालते थे कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वो किस ऑर्बिटल रेडियस पे घूम रहा है, उसके ऑर्बिट का रेडियस कितना है। तो वो वेरी करता था, अगर आपको याद होगा, है ना, कि भाई पहला ऑर्बिट है, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके ऊपर पहला ऑर्बिट है, फिर दूसरा ऑर्बिट है, तो n पे डिपेंड करता था, है ना। n स्क्वायर बाई जेड 0.529 आएगा, स्ट्रॉम लिखते थे। अब यहां पे ऐसा नहीं है, वेरी वेरी नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्बिट की बात नहीं चल रही, सिर्फ न्यूक्लियस के रेडियस की बात चल रही है। और जो न्यूक्लियस का रेडियस है, मान लो आपका न्यूक्लियस है, इसका जो रेडियस है बेटा, इसको स्फेरिकल शेप का माना गया है। रेडियस जो है वो दिया जाता है आर नॉट ए की पावर में 1/3 से। ए क्या है? वही अपना मास नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अच्छा जी, अब आर नॉट क्या है? तो आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी है 1.1 10 की पावर -15 मीटर। अच्छा, 10 की पावर -15 को फर्मी भी कहते हैं, आपने सुना होगा, या फिर फेम्टोमीटर, है ना। तो न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर का है? फर्मी, फर्मी यानी कि फेम्टोमीटर, 10 की पावर -15 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस में आपको दे दूं, उसकी मैं आपको बेटा लेट से ए की वैल्यू दे दूं, आप ए की वैल्यू यहां डाल दोगे और यहां पे आप आर नॉट की वैल्यू डाल दोगे, आर आपका आ जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आर नॉट की वैल्यू डालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जनरली ना कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मान लो बोलेंगे इसका अगर ए का वैल्यू इतना है तो उसका रेडियस इतना है, तो दूसरे का ए अगर इतना हो गया तो रेडियस कितना होगा। तो दो बार जब आप लिखोगे ना इक्वेशन को, तो आर नॉट कैंसिल ही हो जाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बोल रहे हैं न्यूक्लियर फिजन, एक एलिमेंट दिया है ना, एल्यूमिनियम 27, इसका ए है, तो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ दिस इज 3.6 फर्मी। ठीक, द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ दिस इन फर्मी इज, है ना। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैंने लिखा कि भाई रेडियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। जब मैं मान लो एल्यूमिनियम के लिए लिख रहा हूं बेटा, एल्यूमिनियम के लिए, तो आर नॉट ही है, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा किसी एलिमेंट से, है ना। अच्छा, ए कितना है इसका? 27, तो ये आ गया 27 की पावर में 1/3। अब ये कॉपर का लिख लो आप यहाँ पे, है ना, तो कॉपर का लिख लो, आर नॉट वही रहेगा, लेकिन इसका ए कितना दिख रहा है भाई? 64 दिख रहा है सर, तो 64 यानी कि ए की पावर 1/3। अब आप इन दोनों को बेटा सिंपल डिवाइड कर दीजिए, है ना, डिसाइड कह रहा हूं, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ऊपर आया 3। 64 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा? 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो गया आपका 4। तो एल्यूमिनियम का आ रहा है, मतलब हमें किसका निकालना है? कॉपर का ना। तो देखो हम यहां से बोलेंगे कि आर सी यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना 4 इंटू आर एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई 3। अब ये मेरे को गिवन है, देखो 3.6 है ना, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, तो ये हो गया आपका 3, 1.2, 12 चौक 48, तो ये आ जाएगा आपका 4.8 फर्मी। हो गया, आंसर आ गया, है ना, फर्मी यानी कि 10 की पावर -15 में आंसर आ गया। तो ऐसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी आए होंगे पुराने ईयर्स में, मैं तो रीसेंट ईयर्स की बात कर रहा हूं। तो बेटा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। आर नॉट जो है वो जनरली कैंसिल ही हो जाता है, बिकॉज एक एलिमेंट का दिया होता है, दूसरे एलिमेंट का रेडियस निकालना होता है, रेशियो लोगे वो कैंसिल होगा, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेटा रेडियस कैसे निकालना है, जब एक का रेडियस गिवन हो, दूसरे का निकालना हो, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, है ना। अब देखिए भाई, डेंसिटी क्या होता है? सो डेंसिटी रो से इसको आप डिनोट कर सकते हैं, ये होता है बेटा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। जनरली वॉल्यूम डेंसिटी यही होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, मास अपॉन लेंथ भी होता है, उसको लीनियर डेंसिटी कहते हैं, बट क्योंकि एटम के पास एक वॉल्यूम है तो ये वाली डेंसिटी डिफाइन करेंगे, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम वाली। अब सोचो बेटा, ये जो न्यूक्लियस है,
मान लीजिए उसके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं ए, मतलब ए में सब इंक्लूडेड है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं कितने प्रोटॉन्स हैं। अब देखो सही तरीका न्यूक्लियस का मास लिखने का क्या है। अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो मास को ऐसे लिखना चाहिए कि भाई मान लो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन कितने हैं, देखो प्रोटॉन कितने हैं तो Z है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन, तो आप बोलोगे सर A माइनस Z है, अभी अभी आपने पढ़ाया था, है ना। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है Z और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है A माइनस Z। तो अगर मैं मास लिखने जाऊं तो ऐसे लिखूंगा ना, देखो Z प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। भाई एक प्रोटॉन का मास mp है ना, जिसकी आप वैल्यू जानते हैं 1.67 10 माइनस 27, उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई किया तो सारे प्रोटॉन का मास हो गया। हाँ, प्लस और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा a माइनस Z इंटू mn। अब होता यह है बेटा कि mn और mp लगभग बराबर होते हैं, लगभग, है ना, बहुत कम का डिफरेंस है। थर्ड डेसिमल में जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 1.76 और दूसरे 1.769, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा थर्ड डेसिमल पे। तो जनरली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन को लगभग बराबर मान सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो अगर मैंने ऐसा किया तो देख क्या मिलेगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, और यहां पे भी लिख लो एम पी, है ना, यहां पे भी क्या लिख लो बेटा, एम पी लिख लो। सोचो जब उसको ओपन करोगे ना, जेड एम पी और जेड एम पी तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ए एम पी। तो ऐसा कहा जा सकता है ना कि न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट मास, अप्रोक्सीमेट क्यों, क्योंकि हमने MPMN को बराबर मान लिया है, होते नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, हमने मान लिया है। तो हमने देखा कि भाई जब ऐसा किया गया, यहाँ पे MP लिख दिया गया न्यूट्रॉन के जगह पे मास ऑफ प्रोटॉन, तो हमने देखा A इंटू MP आ जाता है। तो इसीलिए अगर डेंसिटी निकालनी है ना तो हम यही वाला पार्ट यूज करते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है। देखो क्या करूंगा अब मैं, मास को लिख लूंगा सीधा AMP, एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा अप्रोक्सीमेट का साइन बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया भी है भाई, है ना। भाई सही तरीका तो ये था ना लिखने का, ये था ना सही तरीका तो लिखने का, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता, थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, एक अच्छा सा फॉर्मूला नहीं आ पाता। अभी देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला आएगा, आप देखना, है ना। तो मैंने मास को कितना बोला, AMP, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक, डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप स्फेरिकल मानोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और रेडियस का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, रेडियस का फॉर्मूला होता है R0 a की पावर 1/3, इसका क्यूब करना है बेटा, है ना। रेडियस का क्यूब मतलब इस पूरे का क्यूब करना है, पूरे का क्यूब करोगे ना तो यहां मिलेगा R0 का क्यूब, और सोचो a की पावर 1/3 का क्यूब क्या आएगा, a ही तो आएगा भाई, a की पावर 1/3 है उसका आप क्यूब करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में r का क्यूब लगता है, तो a की पावर 1/3 का भी क्यूब हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो a बन जाएगा वो, है ना। जैसे ही तुमने क्यूब करके लिखा यू विल फाइंड आउट कि भाई ये जो a है वो तो ऊपर और नीचे से कैंसल हो रहा है भाई साहब। मतलब जो डेंसिटी का वैल्यू आ रहा है ना वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आप ऊपर ले लो, 4 पाई R0 का क्यूब। बेटा इसको ध्यान से देखो, सारी चीजें ना कांस्टेंट ही है। देखिए आप, मास ऑफ प्रोटॉन की एक कांस्टेंट वैल्यू है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, 3 4 पाई 22/7 R0 1.1 10 की पावर माइनस 15, सब कांस्टेंट है। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये 10 की पावर 17 के ऑर्डर में आता है, और जनरली ऐसा कुछ आता है 3 इंटू 10 के पावर 17, है ना। तो डेंसिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 3 इंटू 10 की पावर 17, ऊपर केजी, है ना, मास, अपॉन नीचे वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ना ये वैल्यू हमको याद रखनी है। ये याद क्यों रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि ये ना ए के इंडिपेंडेंट है, ए के इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। ये आप कोई भी ए ले लो, ए की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डेंसिटी की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, इतनी। कई बार ऐसा पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है कि बताओ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इज। अब तुम बोलोगे न्यूक्लियर डेंसिटी किसका, कौन से एलिमेंट का, कौन से न्यूक्लियस का भाई। तो सवाल का जवाब यह है कि भाई कोई भी न्यूक्लियस ले लो, ए पे तो डिपेंड करता ही नहीं है डेंसिटी। तो जो ऑर्डर है वो कितने के ऑर्डर का है, 10 की पावर 13, 10 की पावर 15, 10 की पावर 17, यही तो है 10 की पावर 17 के ऑर्डर का है। समझ गए मेरी बात।
अच्छा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, ये जो मैंने रेडियस निकलवाया था ना तुमसे, अगर मैं कहता हूं कि एल्यूमिनियम है ना, इसकी डेंसिटी रो है, तो बताओ कॉपर की डेंसिटी कितनी होगी? तो तुम बोलेगे अच्छा यार ये तो अलग अलग है दोनों का, है ना, इसका 27 है, इसका 64 है। तो ये बच्चा शायद सोचने लग जाए कि क्या करूं, कितना करूं, कैसे करूं। कुछ नहीं सोचना है, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो ए चाहे 27 हो, चाहे ए की वैल्यू 64 हो, डेंसिटी सेम ही रहेगा। तो अगर मैं डेंसिटी का रेशियो निकालता इन दोनों एलिमेंट्स के लिए, तो मेरा आंसर आता 1, है ना। ये रेडियस के साथ ट्रू नहीं है। रेडियस में आप वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने यहां पे करवाया आपको, ये देखिए आर नॉट ए की पावर 1/3, ये ए पे डिपेंड करता है। ए की वैल्यू डालो, दूसरे के लिए ए की वैल्यू डालो, रेशियो निकालो, सॉल्व करो। बट अगर डेंसिटी का क्वेश्चन आया, और आया हुआ भी है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये नीट में पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। और कई बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाए थे, बट बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई डेंसिटी ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड हेंस द रेशियो विल बी इक्वल टू 1, चाहे आप कितना भी ए का नंबर ले लो, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना याद रखना आपने को बेटा, 10 की पावर 17। कोई भी एलिमेंट हो, इसकी डेंसिटी लगभग 3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब आती है। डन, चलिए डन 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 डन। तो हमने बेटा कॉम्पोजिशन पढ़ लिया न्यूक्लियस का, है ना, और न्यूक्लियस का साइज पढ़ लिया। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सिंपल सिंपल इनसे सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये। हाँ, कुछ अच्छा पोर्शन अब शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। देखिए मास डिफेक्ट क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए बेटा मैंने आपको ना कुछ न्यूट्रॉन्स दे दिए, कुछ प्रोटॉन्स दे दिए, ठीक है ना। ये देखो, अभी ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना बेटा बिल्कुल आवारा है। आवारा मतलब ये घूम रहे, इधर उधर भटक रहे, लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है इनके, ठीक है, बस भटक रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं, तो z प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है भाई, z है। और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या है a माइनस जेड, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई थ्योरेटिकली बताओ इसका मास कितना होगा, इन सभी का मिला जुला के मास कितना होगा। तो हमने बोला बहुत सिंपल है, देखो तो इसका जो मास होगा, थ्योरेटिकल मास वो होगा ZMP, सही बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो पूरा मास आ गया प्रोटॉन्स का, प्लस A माइनस जेड mn, ठीक है ना, A माइनस जेड mn। A क्या हो गया, मतलब A माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है सर, तो दिक्कत क्या है, मास डिफेक्ट क्या हुआ फिर, ये डिफेक्ट क्या वर्ड है, अब उसको समझते हैं। अभी ये आवारा थे, है ना, अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे ऐसा कह लो, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट थे। अब क्या हुआ, इनको मिला जुला के एक न्यूक्लियस फॉर्म किया गया। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिला जुला के एक न्यूक्लियस फॉर्म किया गया। तो अब ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़िया से एक न्यूक्लियस के अंदर आ गए, ठीक है। ये देखो, अब ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक बढ़िया से न्यूक्लियस के अंदर आ गए। अब न्यूक्लियस जो होगा ना, इस चीज से ज्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होता है। और आपने सुना होगा कि कोई भी चीज कब स्टेबल होती है बेटा, जब उसकी एनर्जी कम होती है। बेसिकली वो आवारा थे, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, भटक रहे थे, कोई लाइफ में मोटिवेशन नहीं था, इधर उधर कभी इधर कभी उधर कहीं भी भाग रहे। लेकिन जब न्यूक्लियस बन गए, है ना, ये न्यूक्लियस बन गया, देखो ये बन गया बेटा आपका न्यूक्लियस। ये क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियस। तो हुआ क्या, जब यहां पे वजन देखा गया इनका कि अलग अलग वजन था, mt की वैल्यू इतनी आ रही थी, थ्योरेटिकल, टी का मतलब क्या बेटा, थ्योरेटिकल वजन, है ना, थ्योरेटिकल वजन है ना, थ्योरेटिकल मास है ये, है ना। लेकिन जब ये न्यूक्लियस बन गए, है ना, एटम बन गया, मान लो एटम को आयनाइज करके मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया, वहां से उसका रेडियस निकाला गया, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भेजोगे ना तो सर्कुलर मोशन करता है चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे, और उसके बाद रेडियस से मास पता करते हैं। ये प्रैक्टिकल वे है किसी न्यूक्लियस के मास को पता करने का या एटम के मास को पता करने का। मैग्नेटिक फील्ड में भेज दो, वो सर्कल करेगा, सर्कल का रेडियस देख लो कहां से बाहर आया, तो रेडियस का एक फॉर्मूला होता है mv/qb। वेलोसिटी आपको पता थी, चार्ज आपको पता था कितना आपने दिया था, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता थी, तो वहां से आप निकाल लेते हो कि भाई साहब इसका मास कितना है। तो जब न्यूक्लियस का, इन्हीं से बना है न्यूक्लियस, देखो इन्हीं से मिलकर बना है न्यूक्लियस, इसका जब हमने प्रैक्टिकल मास निकाला मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो हम पता है हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो थ्योरेटिकल मास था ना, ये वाला, ये एक्चुअली ज्यादा था
प्रैक्टिकल मास से। भाई साहब सबके होश उड़ गए, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, यही से तो बना है, यही सब लोग तो यहां जाके इकट्ठा हुए हैं दोबारा से, तो मास कैसे कम हो गया, मास कैसे कम हो गया। नाउ कम्स द आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ, यहां पे एनर्जी ज्यादा थी, रैंडमनेस ज्यादा था, है ना, इंडिपेंडेंट थे, सब भटक रहे थे, कोई लाइफ में मोटिवेशन नहीं था, ठीक है, रैंडमनेस ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा था। जब ये न्यूक्लियस बन गया तो इनकी एनर्जी कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल अर्थ सन के अराउंड जब ऐसे 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 रिवॉल्व कर रही है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे बेटा, तो अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी है सन के साथ वो नेगेटिव है, पढ़ा है आपने ग्रेविटेशन में, -Gm_m/r, नेगेटिव है, एनर्जी की कमी है, एनर्जी डेफिसिट, इसीलिए शांति से गोल गोल घूम रहा है। जिस दिन आप इसकी एनर्जी बढ़ा दोगे अगर गलती से, या जीरो भी कर दोगे आप एनर्जी को, ये एस्केप मार जाएगा, सन को एस्केप मार के पता नहीं कहां चला जाएगा भाई, वो एक अलग डिस्कशन है। बेसिकली एनर्जी कम मतलब चीजें ज्यादा स्टेबल। तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो कि ये मास आखिर कम हुआ कैसे। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा थी, है ना, यहां आते आते एनर्जी कम हो गई, कम हो गई, तभी वो स्टेबल हुआ, एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम हुई इसका मतलब कुछ एनर्जी बाहर रिलीज हुई होगी, है ना, एनर्जी किस क्या हुई होगी बेटा, रिलीज हुई होगी। एनर्जी रिलीज हुई होगी तो भाई E बराबर mc² कहता है कि अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो थोड़ा मास भी रिलीज हुआ है, बिकॉज मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। तो अगर एनर्जी रिलीज हुआ ना इस प्रोसेस में, ये सब मिलके हाई एनर्जी वाले एक लो एनर्जी सिचुएशन में चले गए, स्टेबल बन गए, तो इसमें एनर्जी इन्होंने बाहर निकाला। तो ये जो एनर्जी बाहर निकाला बेटा, उसमें एक्चुअली मास बाहर निकला, मास गॉट कन्वर्टेड टू एनर्जी और वो बाहर निकल गया। तो इसलिए यहां का मास अब कम हो गया, क्योंकि मास तो रिलीज हो रहा है। देखो भाई एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब मास रिलीज हो रहा है, ऐसा बोलो आप, E and M आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो एनर्जी मास के फॉर्म में रिलीज हो गई, रिलीज हो गई, तो यहां का मास क्या बचेगा, कम बचेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल मास हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल मास से। अब मास डिफेक्ट इसी के डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे निकालना है कि भाई कितना है मास डिफेक्ट, यहां पे लिख देता हूं मैं मास डिफेक्ट। तो सिंपल फॉर्मूला है थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, खत्म, ठीक है ना। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, वो बन जाएगा आपका मास डिफेक्ट। एक्सप्लेनेशन समझ में आया बेटा, है ना। इनकी एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है, जब ये न्यूक्लियस बने तो स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए तो इनकी एनर्जी कम हो गई, कम हुई मतलब एनर्जी इन्होंने बाहर निकाल दी, भाई ज्यादा थी ना, कम हो गई तो एनर्जी बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, तो एनर्जी जो फेंका वो मास के फॉर्म में फेंका, इसलिए मास कम हो गया इनका, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसका उल्टा देखते हैं। अब उल्टा क्या, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस बना हुआ है मस्त, है ना, कम एनर्जी पे है ये लोग, है ना, कम एनर्जी पे है, मतलब एज कंपेयर टू जब अलग अलग थे उससे कम एनर्जी पे है। अब मान लो इसको तोड़ना है, तोड़ना है। अब देखो जब जोड़ना था ये अलग अलग थे, बिखरे हुए थे, जब इनको जोड़ना था, एक न्यूक्लियस के अंदर लाना था, तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। अब ये न्यूक्लियस बन चुका है, अब इसको तोड़ के फिर से ऐसा बनाना है, तोड़ के, है ना, ब्रेक करके फिर से उसी फॉर्मेट में लेके जाना है कि ये दोनों, ये सब के सब जो हैं अलग अलग हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अगर पिछले केस में एनर्जी रिलीज हुई थी, है ना, देखो टूटे हुए को जोड़ा तो एनर्जी गई, तो जुड़े हुए को तोड़ेंगे तो एनर्जी डालनी पड़ेगी, हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, इसी को कहते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी। तो इस केस में वी विल हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द न्यूक्लियस, टू ब्रेक द न्यूक्लियस into its constituents, है ना, into its constituents मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ देना है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। इसी का नाम दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब इस बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा एम। ये देखो डेल्टा एम था ना, ये मास डिफेक्ट को आप बोलते हो डेल्टा एम।
तो मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, वहीं से आ रहा है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी चाहिए, जितना मास डिफेक्ट है, जितना मास डिफेक्ट है, जितने का मास का लॉस हुआ था, उतना ही डेल्टा एम ले लो, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर कर दो, यू विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी। इतनी एनर्जी चाहिए अगर आप इस न्यूक्लियस को अब तोड़ना चाहते हो। तो अगर टूटे हुए हैं जोड़ के न्यूक्लियस बनाना है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यानी कि थोड़ा मास रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ का मास कम हो जाता है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस बना हुआ है, स्टेबल है, इसको तोड़ना है तो एनर्जी लगेगी। अब आप बाइंडिंग एनर्जी डालोगे, अब ये टूट जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये बाइंडिंग एनर्जी चलो ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। बट हमें ना ये मास जनरली एएमयू में दिया होता है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, जानते हो ना, कार्बन 12 का लेके डिवाइडेड बाय 12 करते हैं जो, है ना, एएमयू में दिया होता है। लेकिन ये फॉर्मूला केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर में है। हमने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है बेटा। इसका फॉर्मूला आता है 931.5 डेल्टा एम इन एएमयू ले लो आप, है ना, एएमयू ले लो, और इसकी आंसर आती है बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो कुछ कुछ कन्वर्जन्स किए गए हैं, ठीक है, लाइक एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना, एनर्जी जो जूल में आती है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया वो, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे तो डेल्टा एम को केजी से एएमयू में कन्वर्ट कर दिया गया है। अच्छा, एएमयू में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वही मास ऑफ प्रोटॉन से, है ना बेटा, वो सब तो आता होगा ना आपको। भाई एक एएमयू क्या होता है, कार्बन 12 का एटम ले लो, उसका मास ले लो, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12 कर दो। तो मास ऑफ कार्बन 12 क्या होगा, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 12। तो एएमयू की वैल्यू आती है 1.67 10 की पावर -27 केजी, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। ये सब आप केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ते होंगे, है ना, बट यस। तो एएमयू में दिया रहेगा, यहां पे डेल्टा एम डालो, 931.5 से मल्टीप्लाई करो, बाइंडिंग एनर्जी पाओ। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, देखो क्वेश्चन में बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि भाई बाइंडिंग एनर्जी निकालिए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकालिए, दोनों चीजें निकालनी है। पर न्यूक्लियन मतलब जितने न्यूक्लियन है उससे डिवाइड कर देंगे एनर्जी को, तो पर न्यूक्लियन आ जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है नाइट्रोजन न्यूक्लियस के लिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, पहले एक चीज समझो बेटा, ये जो नाइट्रोजन है ना, 714, राइट, तो ये आपका Z हो गया, है ना, और ये हो गया आपका A, राइट। अगर मुझे इसका थ्योरेटिकल मास लिखना होता बिफोर इवन रीडिंग द क्वेश्चन, अगर मेरे को इसका थ्योरेटिकल मास लिखना होता, कैसे लिखता, थ्योरेटिकल कैसे लिखते हैं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 7, है ना, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कैसे निकालेंगे, A माइनस Z, A कितना है 14, Z कितना है 7, तो 14 माइनस 7, ये भी 7 ही आएगा, तो A माइनस Z भी 7 आ रहा है इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे तो निकालते, ऐसे तो निकालते, हाँ। अब इसी को निकालने के लिए, ताकि आप थ्योरेटिकल मास निकाल पाओ, देखो आपको ना प्रोटॉन का मास भी दिया है एएमयू में और न्यूट्रॉन का भी मास दिया है एएमयू में। तो अब देखो वहां से अब आप वैल्यू ले लो बेटा, तो आप लिखोगे कि भाई 7 तो चलो बाहर ही आ रहा है मेरा, है ना, दोनों जगह से 7 बाहर आ रहा है बेटा, अंदर बचेगा MP प्लस MN, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना होगा, है ना। तो 1.00, है ना, 783 प्लस अगेन 1.00 867 यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। एक के नीचे एक लिख के जोड़ सकते हो फटाफट, है ना, इसके नीचे इसको लिख लो और जोड़ दो और मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो। तो यहां से बेटा तुमको मिल जाएगा कि भाई थ्योरेटिकल मास कितना है, व्हाटएवर जो भी आंसर आ रहा है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या चाहिए, मास डिफेक्ट चाहिए एएमयू में। मास डिफेक्ट कैसे आता है बेटा, थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल तो सर ये आ गया, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, है ना, थ्योरेटिकल हो जाएगा अपना 7 इंटू वट एवर, है ना, 1.00783 प्लस क्या है 1.00867, ये अपना थ्योरेटिकल आ गया। अब माइनस में प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअल मास ऑफ दैट नाइट्रोजन न्यूक्लियस, वो देखो दिया हुआ है डायरेक्टली, मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस देखो दिया हुआ है नीचे 14.00307, तो बस इसको आप यहां पे रख दो 14.00307, है ना, 307। इसको सॉल्व करके
आपको बेटा मास डिफेक्ट मिल जाएगा। मास डिफेक्ट एक बार मिल गया, देखो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, वही चीज है ना, देखो 7 into this माइनस एक्चुअल मास, तो मास डिफेक्ट आएगा 0.11243, मतलब इतना डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यस 0.1124 के आसपास कुछ आएगा मास डिफेक्ट। किसमें आया? एएमयू में। कैसे? क्योंकि एएमयू में तो दिया था, देखो यू 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 लिखा हुआ है सब में। अब मास डिफेक्ट आ गया, अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे भाई? तो सर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया था 931.5 डेल्टा एम रखना है एएमयू में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.112 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, ये कुछ बेटा 104.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सिंपल सा है, कैलकुलेशन के अलावा इस सवाल में कुछ नहीं है ना? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब एक और चीज पूछा था, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी पूछा था। पर न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे भाई? कितने न्यूक्लियॉन्स है टोटल? टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 14, सही है ना? 14 क्या बता रहा है? टोटल न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला जुला के 14 है, तो 14 से आप डिवाइड कर दो तो पर न्यूक्लियन की एनर्जी आ जाएगी, और वो आ रही है बेटा 7.48। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? वैसे इस टाइप का कैलकुलेशन वाला सवाल अभी तक नीट में तो नहीं आया है, बट अगर आ जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल भी रहेगा और आप कर पाओगे। तो आपका, मेरा एम आपको कंसेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन तो थोड़ा सिंपल हो सकता है नीट में, लेकिन नीट में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये हो गया ना, चलो एक नीट का क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने का एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूं, एक और तरीका जैसे वो पूछते हैं, है ना? इसमें क्या था बेटा? मासेस गिवन थे ना, इसका मास, उसका मास, ये मास, फिर आप बाइंडिंग एनर्जी उससे निकाल रहे थे कि डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई 931.5 से निकाल रहे थे बाइंडिंग एनर्जी। एक तरीका ये भी होता है क्वेश्चन पूछने का, थोड़ा कैजुअल तरीका, कि भाई एक रिएक्शन दे दिया। क्या रिएक्शन दिया? देखो बोल रहा है अ न्यूक्लियर फिजन। अब बच्चा फिजन देखते ही डर गया कि अरे यार फिजन का क्वेश्चन आ गया क्या? तो ऐसे नहीं डरना है फिजन ही, बट है तो न्यूक्लियर फिजिक्स का ही पार्ट ना, इतना क्यों डर रहे हो? बोला गया कि भाई एक ए न्यूक्लियस है, 240 इसका मास नंबर है। तो आपको बताऊं जो बहुत हैवी न्यूक्लियस होते हैं ना बेटा, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसे दो पार्ट में कई बार टूट जाते हैं, कुछ एनर्जी भी निकलती है इस प्रोसेस में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डिफरेंट यूजेस, वो एनर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर में वगैरह में जो होता है ना। तो अब ये ए जो है वो बी और सी में टूट गया। आप इस रिएक्शन पे फोकस करो। ए का जो ए नंबर है, मतलब मास नंबर है 240 है, बी और सी में वो टूट गया 100 और 140। अब देखो यहां पे मास वास का कोई खेल नहीं है, और ऐसा ही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। देखो क्या है, बोल रहा है लेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये वर्ड अच्छे से पढ़ना भाई, पर न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी ए बी और सी के लिए कितनी कितनी है? 7.6, 8.1, 8.1, मतलब बेसिकली ए का, बी का और सी का। तो ए का है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, बी का है बेटा 8.1, सी का है 8.1। ठीक, बहुत बढ़िया। हमसे पूछ रहा है बताओ इस प्रोसेस में जो क्यू एनर्जी जो रिलीज हुई ना वो कितनी है? देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। किसका बाइंडिंग एनर्जी कम दिख रहा है आपको? पर न्यूक्लियन वाला, ए का, ए का, ए का, है ना? अब इसको समझना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ए की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, 7.6 है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यानी ए में सिर्फ 7.6 एनर्जी अगर आप दे दो पर न्यूक्लियन, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, तो ए टूट फूट जाएगा। लेकिन वहीं अगर बी को तोड़ना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, बी एक न्यूक्लियस है, बी को आप तोड़ना चाहते हो तो 7.6 से काम नहीं चलेगा, आपको 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? जिसको तोड़ने में ज्यादा मुश्किल हो रही है वही तो ज्यादा स्टेबल है। तो सोचो ए को तोड़ना आसान है, रिलेटिव कंपैरिजन, इसको तोड़ना रिलेटिवली मुश्किल है, बी को तोड़ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लग रही है। ए को आप फिर भी आसानी से तोड़ दोगे। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि भाई ये लेस स्टेबल था, तभी तो हुआ। देखो ये लेस स्टेबल था, इसको मोर स्टेबल बनना था, है ना? इसीलिए इसने टूट फूट के दो
नए न्यूक्लियस बनाए बी और सी, दे आर कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर, ये पेरेंट कहलाता है, ये डॉटर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। फिजन फ्यूजन में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो डॉटर्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है ना। इसीलिए तो हुआ ये रिएक्शन, अदरवाइज क्यों हुआ? एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्यों टूटता है? ताकि वो स्टेबल बन पाए। और देखो बना ना स्टेबल, 7.6 से 8.1 में आ गया। चलो ठीक है, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि इसका आंसर कैसे करना है वो समझते हैं। क्यू वैल्यू के लिए एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्यू वैल्यू जो है बेटा, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज सिंपली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बी और सी है, रिएक्टेंट ए है, ए रिएक्टेंट था, ये रिएक्शन हुआ इसका, है ना। और बी और सी प्रोडक्ट बने। तो अब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे आप देखिए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखनी है भाई। अच्छा, बी के कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 100, और हर न्यूक्लियॉन की एनर्जी कितनी है? 8.1, ऐसा लिखा है देखो, पर न्यूक्लियॉन एनर्जी इज 8.1। तो टोटल एनर्जी पता है बी की कितनी हो गई? बी की एनर्जी हो गई 100 न्यूक्लियॉन्स हैं इंटू 8.1 हर न्यूक्लियॉन की एनर्जी हो गई, ये बी का एनर्जी हो गया। अब प्रोडक्ट में सिर्फ बी तो है नहीं, सी भी है, तो सी का भी जोड़ो इसमें, है ना। प्रोडक्ट में सी भी आएगा। सी के टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? तो सर 140 है। और पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी कितनी है सी की? सर वो भी 8.1 है। चलो, अब ये बन गया आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में बी और सी दोनों थे। तो देखो ये बी की एनर्जी और ये सी की एनर्जी। अब मैं इसको माइनस करूंगा, यहां पे माइनस कर रहा हूं, इसके आगे माइनस करूंगा रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी से, टोटल वाली। अब रिएक्टेंट ए है, उसकी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है? 7.6। तो 7.6 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। ए के कितने? 240। तो मैं लिखूंगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 7.6। अच्छा, ये कैलकुलेशन देखने में डरावना लग रहा होगा, है बहुत सिंपल। देखो इसमें से आप 8.1 बाहर निकालोगे ना, तो अंदर क्या बचेगा? 100, और यहाँ पे 140। तब दोनों जुड़ेंगे ना तो 240 तो आएगा। सिंपल हो गया। देखो 8.1 बाहर आया, 100 और 140 जोड़ के 240 हो गए, ठीक। माइनस यहां से 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 240। अब इन दोनों में से आप 240 को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा? 8.1 माइनस 7.6, है ना। तो ये 240 और ये कितना आ रहा है बेटा? 0.5 आ रहा है, हाँ 0.5 आ रहा है। तो 240 इंटू 0.5 कितना आता है? 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, समझ गए? इतनी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हो जाएगी, उसका आप इस्तेमाल कर लो, पावर प्लांट बना लो, है ना। उससे आप स्टीम को, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर लो, उसे टरबाइन घुमा लो, टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। व्हिच इज दिस इज हैपनिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेसिकली। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा तैयार रहना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और पीवाईक्यू करने बैठोगे भर भर के ऐसे सवाल मिलेंगे। सब में यही काम करना है, बहुत सिंपल है। बाइंडिंग एनर्जी लिखना है प्रोडक्ट का, माइनस बाइंडिंग एनर्जी लिखना है रिएक्टेंट का, दोनों को घटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा फोर्स के बारे में बात करते हैं ना बेटा। जब मैं बात कर रहा हूं मान लो न्यूक्लियस की, तो उसके पास देख न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, है ना। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, हर टाइप का सिचुएशन बनेगा कि भाई एक न्यूट्रॉन के बगल में प्रोटॉन हो सकता है, एक न्यूट्रॉन के बगल में न्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन के बगल में प्रोटॉन भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं ना, जब दो मासेस एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं तो ग्रेविटी वाला फोर्स लगता है Gm1m2/r², बट इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आप अगर इस फॉर्मूले को देखोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो G की वैल्यू ही बहुत ज्यादा कम होती है। देखो 6.67 10⁻⁻11, है ना। ये ऑलरेडी बहुत कम है। फिर इनके मासेस भी कम है बेचारों के, 10⁻27 के ऑर्डर में है, तो बहुत कम। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर भी कहा गया है। तो यहां पे जब एनालिसिस चल रही है ना न्यूक्लियस की, तो ग्रेविटेशन को तो हम नेग्लेक्ट मान के ही चलते हैं, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं कि भाई उसका तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये भी होगा, लेकिन ये इन दोनों के बीच में थोड़ी ना होगा। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, इनके बीच में भी नहीं होगा। देखो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है। ये सिर्फ तब होगा जब प्रोटॉन प्रोटॉन का इंटरैक्शन होगा।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही क्यों? क्योंकि भाई सेम चार्ज है, कोई माइनस तो है नहीं यहाँ पे, चार्ज प्लस प्लस ही होंगे, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो जब ये रिपेल करेंगे, भागना चाहेंगे, तो भाई न्यूक्लियस तो टूट फूट जाएगा। उसको कौन बचाएगा टूटने फूटने से? न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो यहां पे आपका जो है न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है अंदर की तरफ, है ना। न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है अंदर की तरफ, जो न्यूक्लियस को स्टेबल करके रखता है। अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ कुछ बातें हमें समझनी है, कुछ कुछ बातें हमें समझनी, जैसे कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है, बहुत स्ट्रांग होता है ये फोर्स, दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन को दूर जाने से बचाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी होल्ड करके रखता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी होल्ड करके रखता है, टू फॉर्म न्यूक्लियाई, एंड इट इज पावरफुल एनफ टू ओवरकम इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ये देख रहे हो, ये जो ओवरकम कर लेता है इसको, ये जो इलेक्ट्रिक रिपल्शन हो रहा था ना, उसको ओवरकम कर सकता है, ये रोक लेता है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर मत जाना। अब इस फोर्स के बारे में और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। क्लियर दिख रहा है ना स्लाइड? हाँ दिख रहा है वैसे, ठीक है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट्स में बाद में लिख लेना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स है, बहुत स्ट्रांग होता है ये। वर्क्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही लगता है। वेरी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब डिस्टेंस जब बहुत कम है ना तभी लगता है ये। अप टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, ओनली अप टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि डिस्टेंस अगर 3 या 4 फर्मी है, 3 × 10⁻15 के ऑर्डर में, है ना, मीटर। फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर, उस ऑर्डर में लगता है। ऐसा नहीं कि इतने दूर दूर आपने रख दिया दो न्यूक्लियॉन्स को, है ना, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जब वो न्यूक्लियस बनाएंगे, बहुत पास पास आएंगे, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है ना, उसमें बहुत पास पास आएंगे, तब जाके लगेगा, ठीक है। हाँ, वेरी मच डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, बिल्कुल डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे चेंज हो जाएगा फोर्स, मतलब जीरो भी हो सकता है ना। स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस में कॉज लार्ज चेंजेस इन न्यूक्लियर फोर्सेस। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे भाई, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में क्या चार्ज है, कोई मतलब नहीं है उसका। स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पे डिपेंड करता है। अगर दो न्यूट्रॉन सेम स्पिन पे हैं, देखो इट इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन, दोनों न्यूट्रॉन सेम सेंस ऑफ स्पिन अगर कर रहे हैं तो इनमें न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगता है। अपोजिट स्पिन अगर है, मान लो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में मान लो अपोजिट स्पिन है, एक इधर अपोजिट स्पिन, तो फिर कम लगता है ना, फोर्स कम हो जाता है। सेंट्रल फोर्स नहीं है, जैसे कि ग्रेविटी और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रल फोर्स है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही लगते हैं, राइट, तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ओ भाई, लेकिन देखो कब, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 0.8 तो अट्रैक्टिव है। 0.8 क्या? फेम्टोमीटर। और ऐसा ही होता है बेटा न्यूक्लियस के अंदर, 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होता है और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, होल्ड करके रखता है। लेकिन रिपल्सिव होगा अगर डिस्टेंस लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर हो गया। अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा पास आने लग गए, 0.8 फेम्टोमीटर से भी ज्यादा नजदीक आ गए ना, तो फिर रिपल्सिव भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए, वरना रिपल्सिव हो जाएगा ये। तो अट्रैक्टिव ही होता है जनरली, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर या उससे ज्यादा ही होता है, इसलिए हमेशा अट्रैक्टिव ही लग रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेटा अगले टॉपिक के ऊपर। क्या है सर अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है बेटे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है। कोई भी न्यूक्लियस तब ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऐसे सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से पता नहीं चलती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखी जाती है। तो जिसके लिए ये ज्यादा है, ये वैल्यू जिसके लिए ज्यादा है, दैट इज मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल। मैं आपको इसको ना एक बढ़िया सा लाइफ का एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए बेटा एक ना एक्स फैमिली है, एक वाई फैमिली है, दो फैमिली है, इसको आप न्यूक्लियस की तरफ ले लीजिए कि एक एक्स न्यूक्लियस है, एक वाई न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मान लो उसकी बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है मान लो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बाइंडिंग में मान लो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं पूछूं ना तुमसे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर भी मत करना क्योंकि अधूरा क्वेश्चन है, ये अधूरा क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं कि पूरा कैसे होगा। मान लो इनका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन आपको गिवन है, ठीक है ना, मान लो इनका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन आपको गिवन है, ठीक है। मैंने बोला इस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है सिर्फ 2, जस्ट फॉर एग्जांपल,
2 नंबर ऑफ न्यूक्लियन हैं, और यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियन है मान लो 4, है ना भाई, 4 है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, कितने बेटा 4। तो आप अब एक रेशियो निकालोगे कि भाई बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए किसका ज्यादा है। तो 6/2 कितना आ गया 3, 8/4 कितना आ गया 2। अब आप बोलोगे ये वैल्यू जिसकी ज्यादा है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो ज्यादा स्टेबल है, हेंस ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसका लॉजिक सुनो। इट्स लाइक एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम या एनुअल इनकम ले लो 6 लाख रुपए है, दूसरी फैमिली है जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख है। तो देखने में ऐसा लग रहा है अच्छा ये तो ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। बट इस फैमिली में मेंबर्स हैं सिर्फ 2, खाने वाले सिर्फ 2 हैं। बट यहां पे खाने वाले 4 है, कमाने वाला 1 है, खाने वाले 4 हैं। यहां पे कमाने वाला 1 है, खाने वाले 2 हैं। समझ रहे हो। तो भाई किसमें पर हेड पर कैपिटा इनकम नहीं निकालते जैसे इंडिया में देशों में, है ना, वैसा कुछ समझ लो आप। तो टोटल इनकम भले ही इसकी ज्यादा है, लेकिन अगर हर एक न्यूक्लियन को देखा जाए कि हर एक न्यूक्लियन को कितना मिला, तो 2 ही तो मिला, जबकि यहां हर एक न्यूक्लियन को 3 मिल गया। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए सिर्फ ये मत देखना कि भाई बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा है वो स्टेबल नहीं, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन का, तो कुछ ऐसा बनता है, देखो, है ना। ये देखो बेटा, ये आप देखोगे तो इधर मास नंबर है, मास नंबर है। इसको मैं अलग से बना के बताता हूं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, देखो इधर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इधर है ए यानी कि मास नंबर। ये कुछ ऐसा सा बनता है बेटा, ऐसा सा, ठीक है ना। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ऐसे कम होता जाता है। तो बेसिक आइडिया क्या है, देखो जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इट विल अचीव अ मैक्सिमम वैल्यू समवेयर हियर बेटा, है ना। ये जो मैक्सिमम अचीव करता है ना, ये आयरन के लिए होता है, फेरस आयरन, है ना। आयरन की बेटा बाइंडिंग एनर्जी ना पर न्यूक्लियन वाली मैक्सिमम होती है सभी एलिमेंट्स में, सभी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, और इसकी वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। हर न्यूक्लियन को कितना मिल रहा है आयरन में, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ठीक है। 8.8 उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। अब देखो इधर जो है, इधर वाले जितना आप ए बढ़ाते जाओगे उतना देखो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रहा है, मतलब दे आर अनस्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी कम का क्या मतलब, आसानी से टूट जाएंगे, है ना भाई, कम एनर्जी में ही टूट जाएंगे। थोड़ी सी एनर्जी मैंने दी कि नहीं और वो टूट गए। तो बेटा ये देखो अनस्टेबल होते जा रहे हैं, अनस्टेबल होते जा रहे हैं। और अगर आप इधर पहुंच गए लगभग 286 के आसपास, तो यूरेनियम आ जाता है। यूरेनियम तो सुपर अनस्टेबल है। अब ये सोचता है यार बहुत ज्यादा वजन हो चुका है ना, अनस्टेबल हो गया हूं पूरा। तो क्या करता है बेटा, ये डिके कराता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स बाहर निकालता है, रिएक्ट करता है ना। इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है, कुछ एलिमेंट्स ये बाहर निकालता है, और पेरेंट न्यूक्लियस वो खुद है, वो डॉटर न्यूक्लियाइज बनाता है। डॉटर न्यूक्लियाइज आर मोर स्टेबल। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फिजन, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर फिजन। इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर स्टेबल, जो ये एलिमेंट्स हैं वो फिजन कर रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं बेसिकली, है ना। बड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा मास है, टूट रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, ताकि जो टूटे हुए एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल रहे। अभी एक क्वेश्चन किया था ना ए बी और सी वाला, ए की बाइंडिंग एनर्जी देखा कम थी और बी और सी की ज्यादा थी बाइंडिंग एनर्जी, ए की 7.6 और उन दोनों की 8.1। तो जो 7.6 वाला था ए, मतलब वो अनस्टेबल था ना यार, बाइंडिंग एनर्जी कम थी ना। तो नाउ दे वांट टू अचीव मोर बाइंडिंग एनर्जी, इधर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो मोर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाने के लिए ए को तो कम ही करना पड़ेगा ना, देख रहे हो, ए जितना ज्यादा रहेगा बाइंडिंग एनर्जी कम। तो जितना आप आयरन की तरफ शिफ्ट करोगे उतना आपका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा। तो आप वो क्वेश्चन याद करो जो मैंने कराया था अभी, 7.6 था, मतलब इधर कहीं था, यहाँ पे 7.6 होगा। वो टूटा बी और सी में, अब बी की भी बाइंडिंग एनर्जी 8.1 और दूसरे वाले की भी 8.1, तो मतलब इधर आ गया ग्राफ, 8.1 इधर तो आएगा, है ना। ए को कम किया, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा दिया। लेकिन इधर वाले जो इनका अलग दुख है, ये बेचारे इतने छोटे हैं कि लाइफ में वैसे भी परेशान है ना। वो आपने पढ़ा होगा ना फ्यूजन, सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है ना।
हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं बेटा, हीलियम गैस से भरा हुआ है आपका सन। तो यहां पे बेटा फ्यूजन होता है, हल्के फुल्के वाले ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये बोलते हैं हमने क्या बिगाड़ा भाई, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। तो ये हल्के फुल्के वाले फ्यूजन के थ्रू स्टेबल होना चाहते हैं कि यार हमारा मास ऑलरेडी बहुत कम है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कम है, थोड़ा अपना मास बढ़ा लेंगे ना तो इधर पहुंच जाएंगे, है ना, इधर कहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए ये फ्यूजन कराते हैं और ये लोग फिजन कराते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो फ्यूजन और फिजन का तो अलग से एक लेक्चर आएगा, वो तो चलो एक अलग बात है। बट अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, 3 टाइप के स्पॉन्टेनियस डिके उसको हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या है ना, फिजन भी डिके ही हो रहा है, फिजन में भी वो टूट रहा है, लेकिन फिजन कराने के लिए हम ना कुछ फेंक के मारते हैं, वो अपने आप स्टार्ट नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं होता। न्यूक्लियर फिजन अगर आप प्रोसेस पढ़ोगे, जैसे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए जब हम न्यूक्लियर फिजन करा रहे हैं बेटा, तो यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन को फेंक के मारते हैं कि जा न्यूट्रॉन इसको एक्टिवेट कर दे, है ना। उसके बाद वो जाके वहां से डिके स्टार्ट होता है, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, अपने आप तो नहीं हो रहा है वो, है ना, हम करा रहे हैं, फेंक के मार रहे हैं, तब जाके शुरू हो रहा है। तो फिजन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट कुछ स्पॉन्टेनियस वाले ये सब होते हैं। देखो अल्फा बीटा डेका गामा, है ना, और उसके अलावा आपका जो रेडियो एक्टिव डिके था वो भी स्पॉन्टेनियस होता था, जो अब आपके सिलेबस से हट चुका है। हम निकालते थे ना हाफ लाइफ, अब कार्बन 16 को आप बाहर रख के छोड़ दो, वो डिके होता रहेगा अपना स्पॉन्टेनियसली, कुछ फेंक के मारने की जरूरत थोड़ी ना है, बट वो चीज आपके सिलेबस में अभी नहीं है। बट अल्फा बीटा और गामा डिके अभी है। देखो अल्फा डिके क्या होता है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले बेटा अल्फा क्या है, अल्फा पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है भाई, तो सर अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा, कहने का मतलब मान लो कोई आपके पास एक एलिमेंट था, है ना, AXZ, ठीक है, अनस्टेबल था बेचारा, ये स्टेबल होना चाहता है, Y में कन्वर्ट होना चाहता है, और इस प्रोसेस में ये एक हीलियम न्यूक्लियस को बाहर निकाल रहा है, यानी कि अल्फा पार्टिकल को मान लो बाहर निकाल रहा है हीलियम न्यूक्लियस को। हमें क्या करना है, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कंजर्व्ड, ठीक है। तो सोचो यार, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कंजर्व्ड, यहां Z थे, अब ये 2 तो निकल गए, ये तो निकल गया ना, निकल लिया ना भाई, वो तो डिके हो गया उसका, तो निकल लिया वो, तो यहां कितने बचेंगे, तो Z-2। सोचो ये A है, ये 4 तो निकल लिए, यहां कितने बचेंगे, A-4। तो अल्फा डिके एक ऐसा डिके है बेटा जहां पे ये एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसी कोई एग्जाम्पल दे दूं कि मान लो यहाँ पे 92 लिखा है, यहाँ पे 284 लिखा है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि बेटा इसमें से ना 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए, ठीक है ना, इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए, 2 अल्फा पार्टिकल गए, तो बताओ यहाँ पे जो y बनेगा इसमें यहाँ क्या लिखा जाएगा। देखो एक अल्फा के जाने से 2 का डिक्रीमेंट आता है, 2 का डिक्रीमेंट आता है, देखो z का तो Z-2 हो जाता है, तो जब 2 का डिक्रीमेंट आएगा तो 92 का 90 बनेगा। बट एक और गया है, 2 अल्फा पार्टिकल गया ना, तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 92 में से पहले आपने 2 घटाया तो 90 में से 2 और घटाया तो 88, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा 88। समझ आ रही बात। अब देखो यहाँ पे 284, ऊपर कितने का डिक्रीमेंट आता है, एक अल्फा पार्टिकल से 4 का आता है, बट कितने अल्फा पार्टिकल गए, 2 चले गए, तो 4 और 4 2 बार घटाओगे, तो 284 में से आपने 4 घटाया तो 280, एक बार और 4 घटा दो तो 276, तो यहाँ पे 276। ऐसे सिंपल से सवाल आते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो अल्फा डिके आपका ये है, राइट बेटा, अल्फा डिके आपका ये है। इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको डॉटर, तो डॉटर इज मोर स्टेबल, है ना, क्योंकि डिके के बाद जो बना है वो मोर स्टेबल रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ना ए का वैल्यू कम भी तो हो रहा है, मतलब ग्राफ में आप पीछे आओगे, ए का वैल्यू कम हो रहा है मतलब ग्राफ में आप पीछे आओगे, तो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अल्फा डिके हो गया। अब देखो बेटा बीटा डिके, इसको बीटा माइनस डिके भी बोलते हैं, ठीक है, और इन जनरल इसको सिर्फ बीटा डिके भी बोल लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने का भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है देखना आप, है ना। मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है AXZ, ए नीचे लिख दिया गलती से, है ना, ठीक है, ये Y में कन्वर्ट हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ कैसे उसको सुनो। होता क्या है कि एक बेचारा न्यूट्रॉन, N क्या है, न्यूट्रॉन,
ये टूटता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन किस में टूट रहा है? एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो यहां पे निकल लिया, इलेक्ट्रॉन तो निकल लिया, एमिट हो गया। अब देखते हैं यहां पे क्या क्या कांड हुआ। एक न्यूट्रॉन ने सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर 1 से कम हो गया, लेकिन एक प्रोटॉन पैदा भी हुआ। देखो एक न्यूट्रॉन गया, ये टूटा किसमें टूटा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो चलो निकल लिया डिके में, बट एक न्यूट्रॉन गया तो एक प्रोटॉन आया। तो जो टोटल नंबर है ना वो सेम रहता है। भाई ए क्या बता रहा है आपको? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा। भाई एक न्यूट्रॉन गया, एक मेंबर आ गया, एक मेंबर गया, एक मेंबर आ गया, तो एक गया एक आया, तो ए ही रहेगा। लेकिन अगर यहां पे क्या लिखते हो आप? ओनली प्रोटॉन। ओनली प्रोटॉन की बात करें तो एक नया प्रोटॉन आया है, इसलिए यहां पे आएगा Z+1। ऐसे बैलेंस करना बेटा इसको, है ना भाई? सिंपल सी बात है ना बेटा, एक न्यूट्रॉन गया, सैक्रिफाइस किया, तो एक नया प्रोटॉन पैदा भी तो हुआ। तो ए तो सेम ही रहेगा ना, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो ए तो टोटल बताता है बस। उसको क्या फायदा, उसको क्या फर्क पड़ता है कि न्यूट्रॉन था कि प्रोटॉन था? वो बोलता है टोटल तो इतने थे ना, टोटल तो अभी भी उतने ही है, तो टोटल ए ही रहेगा। लेकिन इसको तो फर्क पड़ता है ना, ये तो खाली प्रोटॉन को गिन रहा था ना, प्रोटॉन को गिनते बैठा था ये, तो इसको न्यूट्रॉन के जाने से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक नया प्रोटॉन आ गया, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा, बोलेगा अच्छा भाई नया प्रोटॉन आया है, +1 कर दो। इसमें बेटा साथ में कुछ फोटॉन्स भी रिलीज होते हैं जिनका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। कुछ एनर्जी रिलीज होती है एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में। इसका आप खाली जो है ना नाम याद रखो, ठीक है? बेसिकली पेयर इनहेलेशन और ये सब कंसेप्ट होता है आगे, बट उतना नीट में जरूरत नहीं है। एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो मिलते हैं, वो सब अलग चीजें हैं, ठीक है? उसको आप रहने दो। आप बस इतना याद रखो कि फोटॉन्स भी कुछ रिलीज होते हैं जिनका नाम है बेटा एंटी न्यूट्रिनो। तो ये V बार अगर आप साइन देखो तो ये एंटी न्यूट्रिनो है। कई बार एक रिएक्शन देके खाली V बार लिख देते हैं, पूछते हैं कौन सा रिएक्शन है, कौन सा डिके है, तो आप बताना कि बीटा डिके या फिर बीटा माइनस डिके है, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो बना हुआ है वहां पे, है ना? ठीक है बेटा, चलो एक और है, लास्ट तो नहीं, इसके बाद एक और आएगा। अगला बेटा बीटा डिके, इसमें प्लस लगा दो आप। तो देखो बीटा माइनस या बीटा दोनों सेम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, एक ही चीज है दोनों। लेकिन अगर बीटा प्लस लिखा है तो इसमें बाहर आता है पॉजिट्रॉन। कौन बाहर आता है भाई? पॉजिट्रॉन। अच्छा पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल मतलब इसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है। आप बोलेंगे सर तो प्रोटॉन में भी होता है। बेटा प्रोटॉन में चार्ज ऑपोजिट होता है, मैं मानता हूं, बट प्रोटॉन का मास थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। प्रोटॉन इज नॉट एंटी पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास तो लगभग 1831 गुना 1831 टाइम्स ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इतना भारी है वो इलेक्ट्रॉन से, तो एंटी पार्टिकल कैसे हो गया उसका? नहीं होगा। पॉजिट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल। अब देखो यहां पे क्या होता है ना, आपके पास एक एलिमेंट था, मान लो AXZ, ये Y में टूटा और पॉजिट्रॉन बाहर आया। अब पॉजिट्रॉन बाहर आने का प्रोसेस वो सुनो आप। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक प्रोटॉन बेचारा सैक्रिफाइस करता है। कौन करता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन निकल लिया, पॉजिट्रॉन निकल लिया, बोला टाटा बाय बाय। अब बैलेंस करते हैं। देखो देखो सबसे पहले पहला ही लाइन लिखा है, पहला ही वर्ड लिखा है कि प्रोटॉन बेचारा टूटा। प्रोटॉन टूटा मतलब एक प्रोटॉन मर गया। एक प्रोटॉन मरा मतलब यहां पे अगर Z प्रोटॉन थे तो अब कितने बचे? Z-1 बचे। लेकिन ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बोलेगा मैं तो सेम ही हूं। क्यों? क्योंकि एक गया तो एक आया भी तो है। भाई प्रोटॉन गया तो न्यूट्रॉन आ गया, कोई बात नहीं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से रिप्लेस कर दो, इसको तो टोटल से मतलब है। कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन से फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है टोटल कितने भाई, तो एक गया एक आया, टोटल तो सेम ही रहेगा, तो टोटल ए ही रहेगा, है ना भाई? ऐसे अगर याद करना है तो याद ऐसे रखना कि बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर आ रहा है तो यहां पे हम -1 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं, है ना भाई? एक पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहाँ पे एक -1 हो जाएगा, ठीक है? और नेगेटिव वाले में +1 लिखना होता है। मतलब याद ऐसे रख सकते हो आपके, माइनस में प्लस करना है और प्लस वाले में माइनस करना है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो था तो यहाँ पे बेटा न्यूट्रिनो बाहर आता है। इसमें बार नहीं लगाया मैंने ऊपर, है ना? ऊपर देखो डैश बार कुछ नहीं लगाया, तो ये है आपका न्यूट्रिनो,
है ना, यहाँ पे न्यूट्रिनो बाहर आते हैं। समझ गए? तो ये अल्फा बीटा, बीटा माइनस इंपॉर्टेंट है, बीटा प्लस, है ना। इसके अलावा एक और है बेटा गामा डिके। अच्छा, गामा डिके की खास बात बताऊं ना, तो देखो मान लो ए एक्स जेड है ना, और ये आपको दे रहा है मान लो वाई जेड ए। आप देखो कोई चेंज नहीं आया, है ना, कोई चेंज नहीं आया। कई बार स्टार स्टार लगा देते हैं, बट फिर भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है ना। अब ये क्या चीज है भाई? देखो होता क्या है ना, कई बार डिके के बाद जो आपको एटम मिला, जो आपको आउटपुट मिला, है ना, उसमें कई बार हो सकता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ना हायर ऑर्बिट स्टेट पे हो, तो और भी स्टेबल होने के चांसेस हैं जब इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा, कम एनर्जी पे आएगा और स्टेबल हो जाएगा वो। क्योंकि आपको पता ना हायर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, वो नीचे कूदने की कोशिश करता है। तो मान लो एक कोई भी डिके हुआ, कोई भी डिके हुआ, ये बना, ये वाई बना, वटेवर, है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या था, ऊपर के स्टेट पे था। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर के स्टेट पे था, तो अब क्या होगा, वो नीचे भी आएगा। नीचे जब आएगा ना, नीचे जब आएगा ना, तो नीचे आते समय बेटा वो फोटोन बाहर निकालता है, फोटोन बाहर निकालता है, उसी को हम कहते हैं गामा रेस, है ना। तो गामा डिके इसको कहा जाता है। जब गामा बाहर आ रहा होगा, फोटोन बाहर आ रहा होगा, तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें देखोगे तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ए चेंज होगा ना तो जेड चेंज होगा। तो ए भी सेम रहता है, यहाँ पे जेड भी सेम रहता है, बस थोड़ी एनर्जी बाहर निकल जाती है, जिससे कि न्यूक्लियस जो है और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया भाई। अब मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है, आप प्लीज क्वेश्चंस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, पीवाईक्यू वगैरह कर लीजिएगा बेटा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो अपना फिजन और फ्यूजन है उसकी क्लास कल आएगी, है ना। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, तो बढ़िया एकदम कंसाइज तरीके में 1 घंटे में सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी कि हाफ लाइफ वाला पार्ट वैसे भी पोर्शन से डिलीटेड है, तो उसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, है ना। बाकी सारा मैंने पढ़ा दिया है, क्वेश्चंस करिए और खुशी खुशी अगली क्लास में कल आइए। चलिए बेटा, और एमवी सैट में बेटा एनरोल जरूर कर लेना, है ना। मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, एडमिशन टेस्ट सॉरी, है ना, जिसमें आपको बेटा बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ compete करने का मौका मिल रहा है। आपको बेटा काउंसलिंग मिल जाएगी, काउंसलिंग की गाइडेंस मिल जाएगी आगे जाके, एंड साथ ही साथ यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर योर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।